हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंट्रोड्यूस किया है और घोषणा की है कि इसे अगले साल 2025 में लागू किया जाएगा। घोषणा के साथ ही एकीकृत पेंशन योजना काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है। आगामी परीक्षाओं के लिए ये ट्रेंडिंग टॉपिक हो जाता है। तो आज के क्लास में हम इस टॉपिक को पूर्ण रूप से कवर करेंगे। देखिए, यूपीएस अभी नया आया है। इसके पहले से भारत में ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम, जो कि कुछ राज्यों में लागू है। एनपीएस है, नेशनल पेंशन सिस्टम, और अभी नया आया है यूपीएस। ठीक है, इन तीनों पेंशन योजनाओं में क्या अंतर है, बिल्कुल डिटेल में आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। आसान भाषा में समझाऊंगा तो ये आपका टॉपिक जो है कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं मैंने ले लिया है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, पूरा देखिए, और आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभी आपने अश्विनी वैष्णव का नाम सुना है, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। उनके पास 3 मंत्रालय है, ये भी याद रखिएगा। नया मंत्रिमंडल का गठन किया गया है 2024 में। इस पर हमारा एक स्पेशल वीडियो बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अश्विनी वैष्णव के पास सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और रेल मंत्रालय, ये 3 मंत्रालय हैं उनके पास। ठीक है, उन्होंने ही यूपीएस की घोषणा की है, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा लाई गई नई पेंशन योजना यूपीएस का विस्तृत रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी एकीकृत पेंशन योजना। ठीक है, तो यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होगा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। चलिए अगला क्वेश्चन, एकीकृत पेंशन योजना कब से लागू होगा। तो एकीकृत पेंशन योजना यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसे लागू किया जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। अगले साल 1 अप्रैल से इसे लागू कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। एकीकृत पेंशन योजना में 50% सुनिश्चित पेंशन का फायदा न्यूनतम 10 साल की सेवा पूरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए है। तो देखिए, एकीकृत पेंशन योजना में 50% पेंशन का फायदा उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को दिया जाएगा जिन्होंने कम से कम 25 साल तक नौकरी की हो, 25 साल तक सर्विस की हो। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, उन्हीं कर्मचारियों को 50% सुनिश्चित पेंशन का फायदा या लाभ दिया जाएगा। ठीक है, एकीकृत पेंशन योजना के तहत रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को कितनी पेंशन दी जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस के तहत रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन मिलते जुलते मिलेंगे तो थोड़ा सा का ही डिफरेंस है, आपको याद रखना है। रिटायरमेंट के समय अंतिम 12 महीने, जो लास्ट के 12 महीने में उस सरकारी कर्मचारी को जो सैलरी मिली रहेगी, टोटल को जोड़कर उसका एक औसत वेतन निकाला जाएगा। उसी औसत वेतन का 50% जो है पेंशन के रूप में दिया जाएगा सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस के तहत। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन, न्यूनतम 10 साल की सेवा देने वाले सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद यूपीएस के तहत प्रति माह कितनी पेंशन मिलेगी। देखिए, जो सरकारी कर्मचारी 10 साल की सेवा के बाद भी रिटायरमेंट ले लेता है, उसे भी अब पेंशन दिया जाएगा। और भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी पेंशन स्कीम के तहत केवल 10 साल की सेवा करने पर भी पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, और ये यूपीएस में प्रावधान किया गया है। तो कम से कम अगर कोई सरकारी कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी 10 साल तक सेवा करता है, उसे न्यूनतम 10,000 रुपये का जो है पेंशन दिया जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। एकीकृत पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 10% की कटौती होने पर सरकार की ओर से कितने प्रतिशत का योगदान किया जाएगा। तो देखिए, जो एनपीएस है, एनपीएस में भी वेतन से 10% की कटौती की जाती है और सरकार अपनी ओर से 14% का योगदान देती है। और यूपीएस में क्या है कि 10% वेतन से 10% की कटौती की जाएगी और सरकार अपनी ओर से 18.5% का योगदान देगी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। एकीकृत पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारी के मृत्यु होने पर उसके परिवार वालों को
प्रति माह कितनी पेंशन दी जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कर्मचारी को मिलने वाले पेंशन का 60% जो है उसके परिवार वालों को पेंशन के रूप में दिया जाएगा यूपीएस के तहत। एकीकृत पेंशन योजना के लाभार्थी कौन हैं? तो देखिए, अभी एकीकृत पेंशन योजना की घोषणा की गई है। इसे 1 अप्रैल 2025 से केवल केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू किया जाएगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ये भी ऑप्शन दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा कि इस स्कीम को अगर कोई राज्य अपने राज्य में लागू करना चाहे तो वो लागू कर सकता है। लेकिन फिलहाल जो है केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए ही यूपीएस जो है ये लाई है। यूपीएस का फुल फॉर्म फिर से रिपीट कर रहा हूँ, याद ध्यान रखिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। एकीकृत पेंशन योजना के तहत लगभग कितने केंद्रीय कर्मचारी लाभान्वित होंगे? तो वर्तमान समय में लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी जो हैं यूपीएस के तहत लाभ उठाएंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर। वर्तमान में अगस्त 2024 तक, इसका मतलब ये हुआ कितने राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू की है। अब हम ओपीएस के बारे में जानते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम। तो देखिए, वर्तमान समय में अगस्त 2024 तक लेटेस्ट अपडेट के अनुसार भारत के 6 राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू की है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, वीडियो के लास्ट में हम यूपीएस, ओपीएस और एनपीएस में अंतर क्या है बिल्कुल डिटेल्स में जानने वाले हैं। उससे पहले हम एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, पुरानी पेंशन योजना जो है ये 6 राज्यों में लागू है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जो है इसने 2023 में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया था और पुरानी पेंशन योजना को लागू करने वाला सभी कर्मचारियों के लिए राजस्थान भारत का पहला राज्य है। राजस्थान की बात करें तो राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में भजन लाल शर्मा जो कि बीजेपी के हैं। राजस्थान में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरो, और हाल ही में राजस्थान के नए गवर्नर बने हैं हरिभाऊ किशन राव बागडे। चलिए अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार किस तिथि से पहले ज्वाइन हुए सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ देती है? तो देखिए, ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम 22 दिसंबर 2003 से पहले जो भी सरकारी कर्मचारी ज्वाइन हुए हैं उन्हें ओपीएस का लाभ दिया जाता है, और 22 दिसंबर 2003 के बाद जो भी सरकारी कर्मचारी ज्वाइन हुए हैं उन्हें एनपीएस का लाभ दिया जाता है। ठीक है, इसको लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ था भारत में, और अभी भी जो कर्मचारी हैं वो चाहते हैं कि ओपीएस को पूरे भारत भर में बहाल कर दिया जाए सभी कर्मचारियों के लिए। ठीक है, तब तक नया एक पेंशन स्कीम आ गया है यूपीएस, जिसके कारण ये तीनों पेंशन स्कीम जो है काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। अब चलिए इन तीनों में अंतर क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला भाग यही है, इन सभी को ध्यानपूर्वक देखना है। इन तीनों में अंतर क्या है वो जान लेते हैं। तो फुल फॉर्म तो मैंने आप सभी को बता दिया। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एनपीएस का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेंशन सिस्टम, और ओपीएस का फुल फॉर्म होता है ओल्ड पेंशन स्कीम। ठीक है, तो आगे हम शॉर्टकट में ही पढ़ेंगे। यूपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा। एनपीएस के तहत प्राइवेट और सरकारी दोनों कर्मचारियों को अकाउंट ओपन कराने का जो है फैसिलिटी दिया जाता है, जबकि ओपीएस सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है। तो क्या समझ में आया? यूपीएस केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, ओपीएस केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है जो राज्य को हों या फिर केंद्र के हों, और एनपीएस जो है ये प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी है, सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी है एनपीएस। ठीक है, ओपीएस में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है। ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है, जबकि एनपीएस में वेतन से 10% की कटौती होती है। वहीं यूपीएस में यह अमाउंट कटेगा लेकिन सरकार की तरफ से 18.5% का योगदान दिया जाएगा। वहीं एनपीएस में वेतन से 10% की कटौती होती है तो सरकार की ओर से 14% का योगदान दिया जाता है, लेकिन यूपीएस में 18.5% का वापस से योगदान दिया जाएगा उस कर्मचारी को। ठीक है, ओपीएस में ओल्ड पेंशन स्कीम में
जीपीएफ यानी गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड की सुविधा है, जबकि एनपीएस में यह सुविधा नहीं है। वहीं यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एक मुश्त राशि जो है रिटायरमेंट के बाद दी जाएगी। एनपीएस शेयर बाजार से लिंक योजना है। जो नेशनल पेंशन सिस्टम है, यह शेयर बाजार से लिंक योजना है, जिसमें कंट्रीब्यूशन करने पर रिटायरमेंट के वक्त 60% तक अमाउंट एक मुश्त और बाकी बचा 40% अमाउंट ग्रेच्युटी के तौर पर दिया जाता है। वहीं यूपीएस और ओपीएस एक सुरक्षित योजना है, ठीक है, ये शेयर बाजार से लिंक योजना नहीं है। तो क्वेश्चन पूछे कि निम्न में से कौन शेयर बाजार से लिंक पेंशन योजना है, तो एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम। यूपीएस में रिटायरमेंट के तहत एक निश्चित पेंशन दी जाएगी जो 12 महीने के एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। यहाँ पे एवरेज बेसिक पे याद रखिएगा, ठीक है। रिटायरमेंट के समय जो पिछला 12 महीने का उस कर्मचारी को जो सैलरी मिला रहेगा उसका एक एवरेज वेतन निकाला जाएगा और उसी एवरेज वेतन का 50% जो है पेंशन के रूप में दिया जाएगा यूपीएस के तहत। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय में भी निश्चित पेंशन दी जाती है जो अंतिम मूल वेतन का 50% होता है। जो अंतिम मूल वेतन का बात चल रहा है ओपीएस में, यहाँ पे औसत 12 महीने का औसत का बात नहीं चल रहा है, ठीक है। ओपीएस में अंतिम मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती है। ओपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू होता है, जबकि एनपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है। वहीं यूपीएस में महंगाई के हिसाब से महंगाई राहत दी जाएगी, ठीक है। महंगाई अगर बढ़ेगा तो महंगाई राहत जो है उसे बढ़ाया जाएगा। यूपीएस में यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ग्रेच्युटी के अलावा एक मुश्त राशि रिटायरमेंट के वक्त दिया जाएगा। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिलती है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का कोई फिक्स प्रावधान नहीं है। यूपीएस में कर्मचारी की मौत हो जाने पर फैमिली को पेंशन दिया जाएगा। ओपीएस में सेवा के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है, जबकि एनपीएस में सेवा के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान तो है, लेकिन एनपीएस के तहत जमा पैसे को सरकार जब्त कर लेती है एनपीएस में, ठीक है। इसीलिए जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो हमेशा से एनपीएस का विरोध करते आए हैं। वो चाहते हैं कि ओपीएस को बहाल कर दिया जाए। तब तक देखिए भारत सरकार ने यूपीएस को इंट्रोड्यूस कर दिया है। यूपीएस में ब्याज पर टैक्स लगेगा नहीं, ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ओपीएस में यानी ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट पर गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता है। वहीं एनपीएस में नेशनल पेंशन सिस्टम में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो पैसा मिलेगा उस पर टैक्स देना पड़ता है। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन पाने के लिए किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए एनपीएस फंड से 40% पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। वहीं यूपीएस में भी इस इन्वेस्ट करने का कोई प्रावधान नहीं है। देखिए यूपीएस में जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का कोई प्रावधान नहीं है। यूपीएस में 10 साल की सर्विस पर कम से कम 10,000 रुपये पेंशन का प्रावधान है। ओपीएस में 40% पेंशन कंप्यूटेशन का प्रावधान है, जबकि एनपीएस में यह प्रावधान नहीं है। यूपीएस में यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी। वहीं ओपीएस में भी रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी है, लेकिन एनपीएस में इसका स्पष्ट प्रावधान नहीं है। यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही उठा सकते हैं, जबकि एनपीएस का लाभ प्राइवेट से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक कोई भी उठा सकता है। एक बात और ध्यान में रखिएगा, यूपीएस और एनपीएस में अंतर। अगर आप सरकारी कर्मचारी बनते हैं तो ये दोनों पेंशन स्कीम आपको विकल्प के तौर पर दिया जाएगा। आप चाहें तो यूपीएस को चुन सकते हैं और आप चाहें तो एनपीएस को चुन सकते हैं। अगर आप एनपीएस को चुनेंगे तो बाद में यूपीएस में नहीं जा सकते हैं। अगर आप यूपीएस को चुनेंगे तो आप एनपीएस में बाद में नहीं जा सकते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा। ओपीएस को देखिए 1 जनवरी 2004 को समाप्त कर दिया गया था।
1 जनवरी 2004 को समाप्त कर दिया गया था ओपीएस को, इसके जगह पर एनपीएस को लाया गया था। लेकिन हाल ही में देखिए कुछ राज्यों ने यानी 6 राज्यों ने ओपीएस को बहाल किया है और उन 6 राज्यों के बारे में मैं आप सभी को बता दिया हूँ। इसमें पहला राज्य राजस्थान है ओपीएस को बहाल करने में। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस हैं यूपीएस, ओपीएस और एनपीएस में, जो कि मैंने आप सभी को बता दिया। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब आप सभी के लिए क्विज रहेगा, एकीकृत पेंशन योजना यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को भारत में कब लागू किया जाएगा? इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।